जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आए दिन न्यूज़ में बना रहता है। तो मैंने हमेशा कहा है जो चीज़ न्यूज़ में बहुत बनी रहती है उससे पूछे जाने के जो जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, राइट। तो आज का जो मुद्दा है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ईडी के बारे में। एक सेकेंड, हम पढ़ेंगे ईडी के बारे में। ईडी क्या है? एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उस तरह के जो मुद्दे होते हैं उसको देखता है अच्छी तरह। और कहीं ना कहीं ईडी से संबंधित हम ये बातें देखेंगे क्योंकि मेंस राइटिंग करनी है। तो ईडी कैसा काम कर रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे कैसे अपनी शक्ति लेता है, किस तरह से इसका जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है इसका, वो हम देखेंगे। और इसमें क्या चुनौतियां हैं वो भी हम देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन देना है, राइट, वो ध्यान हमने देना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आज 22 जून की ये न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़ है कि एससी डिनाइज रिलीफ टू ईडी। ईडी, इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। ईडी इन तमिलनाडु मिनिस्टर्स केस लीव्स इट टू हाई कोर्ट। मतलब यहाँ पर बोला है कि कहीं ना कहीं ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है और बोला है कि अभी ये हाई कोर्ट को देखने दो। तो यानी कि इस न्यूज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है ईडी पे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मैटर जो उच्च न्यायालय है तमिलनाडु का, वो देखें। हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले ही शायद इसको कवर किया हुआ है कि किस तरह से ईडी ने गिरफ्तारी करी है जो वहाँ के मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, और कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारी गलत बताई जा रही है। तो यही हम डिस्कस करेंगे। हम अब आज ईडी पे बात करने वाले हैं क्योंकि ईडी पे प्रश्न चिन्ह भी आ रहा है, देख रहे हैं ना। ईडी से केस वापस लेके हाई कोर्ट को देने की बात की जा रही है। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, एक कोट है, बड़ा अच्छा कोट है ये। इफ यू ट्रूली लव लाइफ डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज टाइम इज व्हाट लाइफ इज मेड ऑफ। यानी कि जो आपका जीवन है वो समय पर निर्भर होता है। आप जानते ही हैं, आप बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो ये सब समय ही तो है, समय वापस नहीं होता है। तो अगर आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय से प्यार करना सीखें, राइट। समय बर्बाद ना करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? ब्रूस ली, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग। एलैबोरेट मेजर टू टैकल द प्रॉब्लम मनी लॉन्ड्रिंग बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, जहां पर जब भी मुद्दा आएगा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं उसको ईडी देखता है। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग देख लेते हैं कैसा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसा कार्य करना जिसमें हम क्या करते हैं, जो पैसा होता है उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में कमा लेते हैं, पर वो ब्लैक मनी होता है। फिर ऐसा उसका अरेंजमेंट हम करते हैं कि उसको वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक उदाहरण दे देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा जो हमारे नए एस्पिरेंट हैं। जैसे ज़्यादातर जो रियल एस्टेट बिजनेस होते हैं उसमें, जैसा कि आप जानते हैं, जब ज़मीन खरीदी या बेची जाती है तो उसमें एक सरकारी रेट होते हैं, ठीक है, जिसे हम सर्कुलर रेट कहते हैं। और वो हर राज्य के अलग अलग होते हैं क्योंकि जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो राज्य सूची में आते हैं, तो अलग अलग जगह के अलग अलग सर्कुलर रेट होते हैं। अब इमेजिन करिए कहीं पर 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन का जो सर्कल रेट बताया गया है सरकार ने, मानते हैं वो 8 लाख बताया गया है, परंतु यहाँ पर देखेंगे 8 लाख, ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट का 2000 स्क्वायर फीट का 8 लाख है। ये है सर्कुलर रेट। यानी कि जो टैक्स दिया जाएगा वो, अगर कोई व्यक्ति 2000 स्क्वायर फीट ले रहा है तो उसको 8 लाख पे टैक्स पड़ेगा क्योंकि सरकारी रेट है। परंतु क्या होता है, कभी कभी बाजार भाव भी होता है। यानी कि बाजार कैसे काम करता है? बाजार काम करता है मांग और आपूर्ति में, यानी कि डिमांड और सप्लाई में। मानते हैं डिमांड बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र की जहाँ ये ज़मीन बेची जा रही है, पर वहाँ पर अब ज़मीन कुछ ही रह गई है, तो अपने आप मूल्य बढ़ जाएगा। तो मानते हैं कि जो व्यक्ति है उसने ये ज़मीन, जो मालिक है इसका मालिक मिस्टर एक्स है मान लीजिए, इसने यही ज़मीन बेची है 16 लाख की। और जो मैं बता रहा हूँ ये वास्तविक है, ऐसा ही होता है। तो देखिए, वो जो जमीन है वो 16 लाख की बेचेगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि 16 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेगा, क्योंकि उसको तो नुकसान है, क्योंकि उसे तो टैक्स देना पड़ेगा, 16 लाख पे देना पड़ जाएगा ना। तो वो क्या करता है, 8 लाख रुपए जो एक सर्कुलर रेट है उसी को दिखाएगा कि मैंने सर्कुलर रेट पे ही बेची है, राइट। और जो बाकी का जो 8 लाख है, जो बाकी का 8 लाख रुपए है, वो उसको कैश में ले लेता है। बाकी का 8 लाख उसने क्या लिया? कैश में, जिसमें कोई भी टैक्स नहीं वसूला गया है सरकार द्वारा। तो ऐसा पैसा जिसमें टैक्स नहीं है वो एक क्या होता है? ब्लैक मनी, काला धन। अब इस पैसे को वो क्या करता है, छोटे छोटे रूप में, अभी जैसे कि 40-40 हज़ार रुपए वो क्या करता है, अलग अलग अकाउंट में डाल देता है।
तो पता ही नहीं चल पाता है जो ये ब्लैक मनी है वो कब व्हाइट हो गया, राइट। तो एक उदाहरण दिया मैंने, जैसे कि मेरे जो नए एस्पिरेंट हैं समझे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारा सरकार है, जो लोग हैं, जनता है, उनको नुकसान होता है, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो ईडी है, ईडी के बारे में देख लेते हैं। ये जो ईडी है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये, इसका मतलब है कि ये एक ही डोमेन में काम नहीं करता है, मतलब एक ही विषय में काम नहीं करता है, ये अलग अलग विषय में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा विभाग है जो ऐसा नहीं है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का विषय है तो उसी में ही काम करेगा, उसके अन्य भी ये काम करेगा। इसीलिए समस्या क्या होती है, जो केंद्र सरकार है वो ईडी का इस्तेमाल कभी गलत कर देती है, राइट। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है हम उसमें उतना नहीं जाएंगे, परंतु ये देखा जाता है, राइट। और इनके पास जो शक्ति है, ईडी जो संस्थान है, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो संस्थान है, उसके पास शक्ति है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर मुद्दा हो मनी लॉन्ड्रिंग का, और कहीं ना कहीं जो हमारा वायलेशन हो फॉरेन एक्सचेंज लॉस का, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, जिसमें आप जानते हैं, जैसे आप मान लेते हैं कोई आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, आप मान लेते हैं भारत में हैं और आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आप अमेरिका से कोई सामान मंगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं अमेरिका में रुपया थोड़ा चलेगा, आप कहीं ना कहीं जो व्यापार करेंगे वो एक्सचेंज रेट में करेंगे, क्योंकि आपने अमेरिका को पेमेंट किस रूप में करना है, डॉलर के रूप में करना है। तो इस तरह से जो कहीं ना कहीं इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें भी अपराध किए जाते हैं, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो क्या है कि ये जो अपराध हैं इसमें भी जो ईडी है शामिल है, यानी कि ईडी ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जिसमें जो एक्सचेंज रेट होते हैं, एक्सचेंज ऑफ करेंसी होता है, उसको भी वो देख सकता है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको भी वो देख सकता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका ये आयात निर्यात होता है, इसके द्वारा भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, राइट, काफी बड़े पैमाने पे होती है, राइट। आगे देखते हैं। एज अ प्रीमियर financial investigation agency of the government of India, the ED function in strict compliance with the constitution and law of India। यानी कि जो ईडी है ना, बस इसको ये समझिए कि ईडी को काफी शक्तिशाली बना रखा है, और अगर ये शक्तिशाली है तो कहीं ना कहीं ये बहुत नियमों से चलता है, बहुत जिम्मेदारी से चलता है, राइट। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि ईडी पे जिम्मेदारी क्या है। ईडी पे जिम्मेदारी है कि वो उसको ध्यान देना होता है कि वो जो भी उससे संबंधित नियम है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं, उन नियमों से चलेगा, प्लस संविधान में भी जो नियम दिए हैं, संवैधानिक नियमों का भी वो क्या करेगा, पालन करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी तक आपको दिख रहा होगा कि ईडी कहीं ना कहीं ये तो अच्छा संस्थान है, राइट। फिर ऐसा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ईडी को हटाओ, जो हाई कोर्ट है वो देखेगा। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अभी अब जरा इसकी संरचना देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन आते हैं। हेडक्वार्टर, ईडी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली पे है, और इसके जो हेड हैं वो कहलाते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। और इसको जो हेड करते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं संजय कुमार मिश्रा जी, ये वर्तमान में हमारे ईडी के डायरेक्टर हैं, ये बात आपने याद रखना है, संजय कुमार मिश्रा जी। देयर आर 5 रीजनल ऑफिसेस, ये जो ईडी के 5 रीजनल ऑफिसेस हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली, यानी कि दिल्ली में एक इनका रीजनल ऑफिस भी है, एक मुख्यालय है और एक रीजनल ऑफिस भी है दिल्ली में, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये आपने याद रखना है, 5 रीजनल ऑफिसेस हैं इसके। आगे देखते हैं अब यहाँ की जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, यानी कि क्या ईडी के पेपर होते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ की जो नियुक्ति है, जो भर्ती है, कैसे होती है। रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स डन डायरेक्टली एंड बाय द ड्राइंग ऑफिसर्स फ्रॉम अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो देखिए, जो इसकी जो भर्ती होती है वो ज्यादातर उन विभागों से होती है जहां पर ऑलरेडी जो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, जैसे सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है। तो इस तरह की जो विभाग होते हैं वहां से भर्ती ली जाती है, यानी कि फ्रेशर्स को अलाउड नहीं किया जाता। देखिए, इन्वेस्टिगेशन वही कर सकता है जिसको तजुर्बा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो तजुर्बेकार व्यक्ति हैं उनको लिया जाता है, राइट, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इस पे। इट कंप्राइजेस ऑफिसर्स ऑफ आईआरएस, आईपीएस एंड आईएएस, यानी कि यहाँ पर जो टॉप लेवल पे काम करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो काफी अच्छे आयोग द्वारा चयनित होते हैं और उनका काफी तजुर्बा भी होता है जिंदगी में, ठीक है। जैसे कि एक आईएएस होता है, आईएएस को आप पता ही है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आईपीएस जो होते हैं वो भी यूपीएससी कराता है, और आईआरएस ये भी यूपीएससी कराता है। तो ये जो लोग होते हैं जिनको काफी तजुर्बा हो जाता है, मानते हैं कोई आईएएस है, उसने 20 साल की सर्विस करी है, उसके बाद उसकी कहीं ना कहीं नियुक्ति कर दी जाती है एज अ डायरेक्टोरेट, ठीक है। तो एक
इतने बड़े जो विभाग है, जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं तो मर्यादा होगी ना। तो इसीलिए इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी इसमें नियुक्ति होती है, राइट। तो यहाँ से हम क्या सीखे, इसका कोई डायरेक्ट पेपर नहीं होता है, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका जो टेन्योर है। देखिए, जब जितने भी डायरेक्टर थे उनको 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। ये समय इसलिए 2 वर्ष रखा है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने बताया आपको, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के विषय हैं इसमें, तो इसमें चांसेस ये रहते हैं कि जिसके विरुद्ध अपराध, मतलब जो अपराधी है जिसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक पैसे के रूप में ये जो डायरेक्टर हैं या जो ऑफिसर्स हैं, इनको एक लालच दे सकता है, राइट। तो इसीलिए इनकी नियुक्ति बहुत कम रखी गई है, केवल 2 वर्षों के लिए। हालांकि अब आप देखोगे वर्तमान में ये 5 वर्ष कर दी गई है डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है। मैं ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक मुख्य डायरेक्टर होता है और बाकी जो 5 रीजनल ऑफिस है वहां पर भी डायरेक्टर्स बैठते हैं, राइट। तो पहले इनकी 2 थी, अब कितनी कर दी गई है, 5। अब 5 में भी ये ध्यान देना आपने, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 5 कर दिया, ऐसा नहीं। 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है 3 बार। अब देखिए, नियुक्ति होती है इनकी 2 वर्ष के लिए, 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, यानी कि इन्होंने अच्छा काम किया, इनकी जो सर्विस में इन पे कोई भी जो गलत दाग है वो नहीं लगा हुआ है, तो इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, तो ये 3 वर्ष हो गया। फिर से 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, 4 वर्ष हो गया, और फिर से 1 साल का एक एक्सटेंशन दिया जा सकता है, तो 5 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जा सकता है 1-1 वर्ष का एक समय पे, और अधिकतम कितना, 3 वर्ष, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2 + 3 5 ईयर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरह से ये आपको दिखता है। जो भी ये वर्तमान में ही ये अधिनियम जो है, जिस अधिनियम से काम करता है, उस अधिनियम में परिवर्तन किए गए हैं सरकार द्वारा, तब जाके इनको सरकार द्वारा नहीं, मेरा मतलब है संसद द्वारा, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, जो ये अधिनियम से चलता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो चलता है DSPE, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का। और वैसे ही हमारा एक और विभाग है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को देखता है। जैसे जो ईडी है, वो तो ज़्यादातर जो लॉन्ड्री केसेस हैं या जो आयात निर्यात का काम करते हैं, जो फॉरेन रिजर्व्स में डील करते हैं, उनको देखता है। और जो हमारा अंदरूनी जो सरकारी विभाग है, वहाँ पर एक हमारा चलता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC, तो वो चलता है आपका CVC एक्ट 2003 से। ये दोनों एक्ट हैं, तो इन दोनों एक्टों के माध्यम से इसमें अभी परिवर्तन किया गया है संसद द्वारा, और इसमें जो कार्यकाल था डायरेक्टोरेट का, जो 2 वर्ष का था, उनको अब 5 वर्ष का कर दिया है। परंतु वो बात याद रखेगा कि अगर बढ़ाया जाएगा तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा एक्सटेंशन, राइट, और 3 बार बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बात याद रखेंगे। तो इसमें संशोधन किया है, राइट। और संशोधन कैसे याद रखना आपने, जो पहले 2 वर्ष था 5 हो गया है। अब एक और एक्ट है 1974 का, ध्यान से देखेंगे। उस एक्ट को कहते हैं हम कॉफपोसा, ये एक एब्रिविएशन है। इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो ईडी है, पहला उनका काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो PMLA एक्ट है, उसके द्वारा वो अपना नियम तय करते हैं। और जो ये फॉरेन एक्सचेंज, जो आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, क्योंकि इसमें स्मगलिंग भी हो जाती है ना। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे मानते हैं मैं कोई बिस्किट है, बिस्किट मंगवाता हूँ अमेरिका से, तो होता क्या है कि देखा यह जाता है कि बिस्किट के अंदर कुछ गलत चीज़ें डाल दी जाती हैं, जैसे ड्रग्स होते हैं या कुछ भी, तो वो स्मगलिंग करी जाती है, राइट। तो देखिए, भारत में मैं ड्रग्स को भी हटा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बिस्किट जितने भारत में आ रहे हैं, तो उसका भी रिकॉर्ड होता है ना, कि अगर भारत में 10 बिस्किट मैं ला रहा हूँ तो उसका टैक्स दूंगा, ठीक है। वो एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी दी जाती है ना। अब मैं 10 बिस्किट के बहाने मैं मंगा रहा हूँ 20 बिस्किट, यानी कि बाकी 10 मैंने क्या करा दिया, उसमें मैंने उसकी ड्यूटी दी नहीं, तो वो कहलाता है स्मगलिंग। यानी कि बिना टैक्स दिए अगर मैं बाहर के देश से कोई भी वस्तु मंगाता हूँ तो वो कहलाएगी स्मगलिंग। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसमें कौन काम करता है, कॉफपोसा, ठीक है, इसको कॉफपोसा कहते हैं। कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। और मेंस राइटिंग में कोशिश करिए कि पूरा नाम लिखना पड़ेगा, राइट, अगर लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, जैसे कि इस एक्ट के तहत एक जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ईडी जो है उसको एक पावर दे रखी है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। अब इसको आगे बढ़ने से पहले ध्यान से समझेंगे, मैंने अभी बोला था कि ईडी जो है वो एक मल्टीपल लेयर में काम करता है। जैसे कि आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहां पर देखेंगे, एक सेकेंड, यहां पर देखिए क्या लिखा, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है ये।
यानी कि मल्टी का मतलब क्या मैंने बताया था, ये अलग अलग एक्ट से अपनी पावर लेता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम इसमें इतने एक्ट हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये जो कॉफपोसा है, इस एक्ट के तहत इसे एक शक्ति मिली हुई है ईडी को कि ये किसी का भी प्रिवेंटिव डिटेंशन करा सकता है। देखिए, जो डिटेंशन मतलब होता है आपको मतलब नजरबंदी कर देना, यानी कि एक तरह का आपको आपकी जो स्वतंत्रता है कहीं भी जाने की वो रोक दी जाती है, यानी कि आपको डिटेन कर देना। अब वो डिटेन जो है आपके आपके घर में भी किया जा सकता है आपको, या आपको जेल में भी किया जा सकता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक समस्या क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये समस्या है कि आपने मान लो अपराध नहीं किया है, तब भी आपको जेल में रखा जा सकता है शक के आधार पे। आप समझ रहे हैं कितना घातक है ये। एक उदाहरण देख लेते हैं, इसको लाया क्यों गया था, संविधान में भी हमें मिलता है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है। ये जब आप अनुच्छेद 20, 21, 22 को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। खासकर अनुच्छेद 22 देखिएगा। देखिए, ऐसा है, मानते हैं कोई नेताजी हैं, वो कोई भाषण देने वाले हैं और ये प्रतीत होता है कि इनके भाषण के द्वारा दंगा हो सकता है। तो उस समय जो नेताजी हैं उनको क्या कर दिया जाता है, नजरबंद, या तो उनके घर ही में कर दिया जाएगा या उनको जेल डाल दिया जाएगा, परंतु उन्होंने भी अपराध नहीं किया है। तो ये तो है, इसको एक सकारात्मक दृष्टि से अगर आप देखते हैं, पर इसका कहीं ना कहीं जो मिसयूज बहुत होता है, यानी कि किसी को भी ये क्या करा देते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ईडी के पास ये शक्ति है कि वो किसी को भी नजरबंद करा सकता है, राइट, चाहे उस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है। परंतु इससे समस्या क्या होती है, देखिए आप जेल गए हैं, चाहे आपने अपराध किया नहीं किया, पर सामाजिक तौर पर लोग आपको कहीं ना कहीं क्या समझते हैं, ये अपराधी है, क्योंकि जेल जाना सामाजिक तौर पे बहुत गलत हो जाता है, राइट। तो इस वजह से ईडी कहीं ना कहीं इसका कभी कभी देखा जाता है कि गलत इस्तेमाल भी करता है, राइट। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति कौन देता है, इसको याद रखेंगे, ये कॉफपोसा अधिनियम 1974 का, इसीलिए ईडी इतना शक्तिशाली है, मैंने बोला ना। फंक्शन देखेंगे, अब हम देखेंगे फेमा। अब मैंने कहा ना जो फेमा अधिनियम 1999, इसमें आप फुल फॉर्म से समझ रहे होंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो मैंने कहा था, जो फॉरेन से हम एक्सचेंज करते हैं, आयात निर्यात कराते हैं, जिसमें मैंने कहा स्मगलिंग होने का डर रहता है, या अगर हम जो पैसा ले रहे हैं उसकी एक बाउंडेशन होती है, अगर उससे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, हमसे वो कोई नहीं पूछेगा, हमसे ये हमें पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ये जो फेमा अधिनियम है, ये एक सिविल अधिनियम है, एक सिविल लॉ है, क्योंकि दो तरह के लॉ होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। ये सिविल है, सिविल लॉ है, यानी कि ज्यादातर इसमें जो पनिशमेंट होगी वो 302, यानी कि प्राण दंड नहीं दिया जाएगा, फाइन, इस तरह के जो पेनल्टीज होती है वो इसमें ली जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज है, जो भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज में जो भी काम कर रहे हैं उनका मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, ईडी को। पहले जो आपका फेमा है 1999 का, इसमें ये प्रावधान नहीं था, पर संशोधन करके कहीं ना कहीं ईडी को और शक्तिशाली बना दिया गया है। तो आपने इसका निचोड़ क्या देखना है कि ईडी कहीं ना कहीं अपनी शक्ति फेमा से भी लेता है, राइट। आगे देखते हैं, ईडी हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन into suspected contraventions of foreign exchange laws regulation to adjudicate and impose penalty on those adjudged to have convened the law। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि जो अभी मैंने आपको फेमा बताया था, फेमा एक्ट, ये वाला आप देखिए, फेमा एक्ट 1999 का, इसमें इसके माध्यम से जो हमारा ईडी है उसके पास ये शक्ति है कि वो खुद ही इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, अगर उसे शक होता है किसी पे, इन्वेस्टिगेट भी वो खुद ही कर सकता है, और उसे कहीं ना कहीं एब्जुडिकेट भी कर सकता है। एब्जुडिकेट मतलब हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो संतुष्ट हो जाता है कि भैया ये अपराधी है, तो वहीं पर उसका जो भी उसको शक्ति दी है ईडी को, उसके तहत वो क्या कर सकता है, उसको अपराधी घोषित कर सकता है, ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके खिलाफ वो अपराधी नहीं होता है। हाँ, जब ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये सही है, एविडेंसेस सही है, तब वो अपराधी घोषित हो जाता है। तो यानी कि अपराधी घोषित भी हो जाएगा ये, इसके बाद ये शक्ति है ईडी के पास, और ईडी सजा भी दे सकता है, यानी कि पेनल्टी भी लगा सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना ये एक सिविल कानून है। ये देखिए यहाँ पर बताया कि ये सिविल लॉ है, तो सिविल लॉ में ये फायदा होता है कि सिविल लॉ में इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं है कि किसी को प्राण दंड दे दिया जाए, तो ऐसा अधिकार तो न्यायपालिका को ही दिया जाता है, राइट। परंतु यहाँ पर ईडी के पास ये शक्ति है कि वो पेनल्टी लगा सकता है। तो देखिए क्या होता है, यहीं पर से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 50 की, अब आप समझिए, आर्टिकल 50 जब आप संविधान का पढ़ते हैं तो वो साफ कहता है कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग रखा जाए। मतलब एक तरह से वो डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, क्योंकि अगर आप एक ही व्यक्ति को सब पावर दे देंगे, मतलब वही देखेगा, वही इंक्वायरी करेगा, वही निर्धारित करेगा हाँ भाई अपराधी है, और वही उसे दंड देगा, तो ऐसा जो संस्थान है या ऐसा जो व्यक्ति है वो तानाशाह बन सकता है। इसीलिए देखा जाता है कि ईडी के पास इतनी शक्ति होने के कारण
ईडी कभी कभी गलत काम करते हुए देखा गया है, क्योंकि ईडी वही काम करेगा जो केंद्र सरकार कराएगी ना। तो केंद्र सरकार के पास ऐसा, ये ईडी एक ऐसा मोहरा है जिसमें केंद्र सरकार ज्यादातर जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको टारगेट करती है। अब आप समझ पाए होंगे क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया ईडी को छोड़ो, हाईकोर्ट देखेगा इस मैटर को। अब मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। फंक्शन देखिए, इसके जो फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। प्रिवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए। मैंने कहा ना ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे देखता है वो शक्ति ईडी को कहां से मिलती है? पीएमएलए से। ये जो अधिनियम है 2002 का, तो ये इसको शक्ति देता है। तो ये बात याद रखेंगे। ये जो एक्ट लाया गया था ये किसके सुझाव से लाया गया था? एफएटीएफ के सॉल्यूशन से, माफ कीजिएगा, सुझाव से। एफएटीएफ आप पढ़िएगा क्या है ये। एफएटीएफ ने सुझाव दिया था, तब जाके पीएमएलए अधिनियम 2002 लाया गया। और जो कहीं ना कहीं पीएमएलए 2002 से कौन शक्ति लेता है? ईडी। The ED has been entrusted with the responsibility of executing the provisions of PMLA by conducting investigation। मतलब इसमें बताया जा रहा है जो PMLA जो अधिनियम है, अब वो अपने आप तो काम नहीं करेगा ना, किसी भी अधिनियम को उससे जुड़ा हुआ संस्थान चाहिए जो उसमें काम करेगा। ठीक है, अधिनियम में जो नियम होते हैं वो अपने आप काम नहीं करते हैं, उससे संबंधित एक संस्थान चाहिए, तभी वो नियम लागू होते हैं। तो पीएमएलए से संबंधित संस्थान कौन सा है? ईडी। और पीएमएलए में भी ये लिखा है कि भैया कि आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हो, निर्धारित भी कर सकते हो और पेनल्टी भी लगा सकते हो। इसीलिए ईडी इतना स्ट्रांग है, राइट। ऑलरेडी हम उस बारे में बात कर चुके हैं, तो इसमें यही बात है। और ईडी को इसमें यहाँ पर ये भी शक्ति दी है, अगर मानते हैं जिसने अपराध किया है वो शहर से बाहर भाग गया, यानी कि देश से बाहर भाग गया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी ये क्या कर सकते हैं? कॉन्फिस्केशन कर सकते हैं, यानी कि उसकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं आता है तो उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की मतलब होता है कि उसे बेच सकते हैं, राइट। तो ये देखिए इतनी शक्ति है इनके पास। आगे देखते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, यानी कि इस एक्ट के तहत भी इनको शक्ति दी गई है। क्या है? लेटली विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ऑफेंडर टेकिंग शेल्टर इन फॉरेन कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ये। अब मतलब क्या है कि 2018 तक और केस बढ़ते जाते हैं, चाहे पीएमएलए है, इस तरह के जो अधिनियम है जो हमने डिस्कस किए थे वो भी अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ईडी को इतनी शक्ति नहीं दे पा रहे हैं कि ईडी पूरी तरह से काम करे, क्योंकि जो एक आर्थिक अपराध हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह के फिर भी बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? फिर देखा गया कि अब भैया ईडी को और शक्तिशाली बनाया जाए, तो 2018 में FEOA यानी कि FEO पारित किया गया, और इस एक्ट ने भी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको काफी शक्तिशाली बना दिया है, राइट। तो ये बात देख पा रहे होंगे। ये देखिए, तो ये जो एक्ट है ये भी जुड़ा हुआ है किससे? ईडी से। ईडी इसका इस्तेमाल करता है, इसमें कहे हुए जितने भी नियम है उसको एनफोर्स यानी कि लागू कौन कराता है? ईडी। अब हम देखेंगे इश्यूज क्या है, चुनौतियां क्या है, ठीक है, ईडी से। सबसे पहले मिसयूज ऑफ पावर, जैसे कि मैंने यहां से नाम से ही पता चल रहा है ये मिसयूज ऑफ पावर करता है, क्योंकि जितने भी जो आर्थिक अपराध हैं लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब इनकी इन्वेस्टिगेशन यही करता है। अब मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज ऑफ पावर हो जाता है, क्योंकि इसके पास पावर बहुत है। तो मैंने कहा ना, मानते हैं मैं एक डायरेक्टरेट हूँ, मेरे को पता चला ये जो व्यक्ति है इसने अपराध किया है, करोड़ों का गबन किया है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, मैं उसको धमका सकता हूँ कि तू एक काम कर, 10 करोड़ रुपए मुझे दे, वरना मैं तुझे अपराधी घोषित करके तुझ पे बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा दूंगा, क्योंकि पूरी शक्ति मेरे पास है। उसको इन्वेस्टिगेशन करने की भी शक्ति मेरे पास है, अपराधी घोषित करने की भी शक्ति मेरे पास है, और उसको पेनल्टी लगाने की भी शक्ति मेरे पास है। तो वो डर के मुझे क्या दे सकता है? पैसा दे सकता है, ठीक है। और मैं जो विपक्ष है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है उसके अनुसार काम करूंगा, तो क्या होगा कि जो विपक्ष है, विपक्ष को दबाया जा सकता है, विपक्ष को भी डराया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखा जाता है मिसयूज ऑफ पावर। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जितने भी अधिनियम जितने भी हमने डिस्कस करे अभी, चाहे वो पीएमएलए है चाहे फेमा है, जितने भी अधिनियम है उसमें एक चीज का पता नहीं चलता है कि जो भी ये कार्य करता है ईडी, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है यानी कि अकाउंटेबिलिटी है वो हमें दिखती नहीं है। अब ऐसा क्यों? देखिए एक बात सुनिए, वैसे ये अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखने के पीछे एक तर्क है। ऐसा है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अगर आप उसका ऑडिट करा दोगे यानी कि उसकी सूचना सब तक आपके पास पहुंच जाए तो गलत हो जाएगा ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी जो एजेंसीज होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उनके पास भारत की कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो गोपनीय रहे तो अच्छा है। जैसे परमाणु बम कहाँ कहाँ पर स्थापित है, अब पता चला इन्वेस्टिगेशन में उनको ये पता चल गया कि परमाणु बम कहाँ कहाँ पर है, पर उनको ये बात सबको बतानी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए, तो गलत नहीं होगा। तो कभी कभी कुछ संस्थान ऐसे होते हैं, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां पर गोपनीयता बहुत जरूरी होती है, राइट।
तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक बीच का रास्ता दे सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसपेरेंसी है इसको उस हद तक रखा जाए जैसे ये लोग पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये विभाग चल रहा है, ये एक सरकारी विभाग है, तो सरकारी विभाग का मतलब इनका जो वेतन है वो जो हमारे लोग हैं जो कर देते हैं उसके द्वारा इनको वेतन मिल रहा होगा, तो वो वेतनों का जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं उसका ऑडिट होना चाहिए, ना कि सूचनाओं का। तो इस तरह का आप एक समाधान दे सकते हैं। आगे देखते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर चुके हैं। अच्छा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में देखिए, यहां से आपको पता चलेगा इसके गलत काम कैसे हैं। देखिए ईडी के बिटवीन 2005 और 2013-14 में क्या हुआ था, जीरो कन्विक्शन हुआ था, यानी कि दोष सिद्धि कहीं हुई नहीं थी। कन्विक्शन मतलब सिद्ध होना कि ये अपराधी है। एंड बिटवीन 2014-15 ओनली 23 केसेस वर अंडर कन्विक्शन आउट ऑफ 888 केस। इमेजिन करिए 888 केस जैसे इन्हें जो दर्ज किए थे उसमें तो ये पाया गया कि ये लोग मुजरिम है ही नहीं, ईडी ने जबरदस्ती इनको फंसा दिया, राइट। और कहीं ना कहीं केवल 23 में ही पाया गया कि ये लोग दोषी हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ईडी है कहीं ना कहीं जो निर्दोषी होते हैं उनको भी फंसा देते हैं, राइट। हमें तो ये पता चला डेटा से, अब चाहे सच्चाई क्या है, पर डेटा के हिसाब से हम क्या देखेंगे कि 888 लोग कन्विक्ट हुए ही नहीं, दोष सिद्धि हुई नहीं। अब देखिए इसमें समस्या क्या है, जैसे आप है, मान लीजिए, ऐसा ना हो पर मानते हैं एक आप है, आपको आरोपी ठहरा दिया जाए ईडी द्वारा, तो आप पे कार्रवाई चलेगी नहीं चलेगी, और सामाजिक तौर पे आपका कितना शोषण होगा सोचिए, क्योंकि आधे लोग तो जानते ही नहीं है कि दोषी ठहराना और दोष सिद्धि दोनों अलग बातें हैं। पर इसके बीच में जो पुलिस वाले ट्रायल करते हैं, आपको घर से उठा के ले जाते हैं इस तरह से, तो आप सामाजिक तौर पे बड़े परेशान हो जाते हैं, राइट। आप कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ना, समाज में लोग आपको फिर संकीर्ण दृष्टि से देखने लगते हैं। तो इसका क्या, अब जो 888 लोग अंत में दोष सिद्धि जिन पे लागू नहीं होती है, जो निर्दोष हैं, अब जो ट्रायल चला है इनके ऊपर, उसका क्या, उसकी भरपाई कौन करेगा, राइट। तो ये इस तरह का है, थोड़ी समस्याएं, और पॉलिटिकल बायस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। ये तो आप समझ रहे होंगे कि जो राजनीतिक पहलू पे ये कहीं ना कहीं बाध्य हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मानते हैं अभी बीजेपी जो है, बीजेपी के अंडर ये ईडी काम करेगी, और कर्नाटका में मानते हैं, कर्नाटका में आपको पता है कांग्रेस सरकार है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कर्नाटका पे ये लोग ईडी के माध्यम से कुछ आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि ईडी के पास बहुत शक्ति है, राइट। अब इसका हम वे फॉरवर्डिंग यानी कि आगे जो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम देते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। एक तरह का जो हम देते हैं ना कि सुझाव, क्या इसको बेहतर किया जा सकता है। द ईडी हैज एक्सटेंसिव पावर अंडर पीएमएलए। एक्सटेंसिव मतलब काफी ज्यादा इसके पास व्यापक शक्ति है। पीएमएलए जैसे आप जानते हैं जो लॉन्ड्रिंग की बात करता है, बट दीज शुड नॉट बी यूज्ड टू अब्यूज पॉलिटिकल ओपोनेंट। ज्यादातर क्या देखा जाता है कि जो राजनीतिक जो विपक्ष होते हैं, विपक्ष को टारगेट किया जाता है, तो वो ना हो। इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बिकम पनिशमेंट, यानी कि इन्वेस्टिगेशन पनिशमेंट कब बनती है, वो तब बनती है जब आपका ट्रायल बहुत लंबा हो जाता है। यानी कि आप पे आरोप लगा है, फिर ट्रायल शुरू हो गया, अब 2 साल तक ट्रायल ही चल रहा है, आपको घर से उठा के ले जा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर 2 साल तक ये चलता रहा, और 2 साल के बाद आपको कहा अरे ये तो दोषी है ही नहीं, परंतु 2 साल आप प्रताड़ित भी तो रहे हैं। तो जब ट्रायल बहुत लंबा चलता है तो वो क्या हो जाता है, वो क्या देता है, एक तरह की पनिशमेंट ही दे देता है। तो ध्यान दिया जाए कि जो ट्रायल है वो फटाफट हो जाए, स्पीडी ट्रायल हो, ठीक है, जिससे कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो भी परेशान ना हो। एंड केसेस शुड बी रिजॉल्व क्विकली, ये देखिए क्विकली टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल, राइट। तो आपने जो स्पीडी ट्रायल है उसको ज्यादा महत्व देना है सुझाव में। फाइटिंग करप्शन रिक्वायर्स रिफॉर्मिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस एजुकेशन। यानी कि जो भी ये लोग जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो जो बताने लायक बातें हैं वो इन्होंने जग जाहिर कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और यानी कि कोई भी निर्णय जल्दी नहीं लेना चाहिए। अगर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो पहले इन्होंने पुख्ता सबूत ले लेने चाहिए, जो भी साक्ष्य हैं इनके पास पूरे होने चाहिए, तभी ये क्या करें, इन्वेस्टिगेशन करें। क्योंकि अभी आपने देखा, हमने देखा था कि 888 लोग निर्दोष पाए गए, परंतु ट्रायल तो हुआ उनका, परेशान तो किया उनको। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो आपकी एक क्रेडेंशियबिलिटी होती है ना, मतलब कहीं ना कहीं आप पे जो भरोसा होता है वो कम होता है, तो इसीलिए ईडी पे भरोसा कम देखा जा रहा है। चेंजिंग द वे गवर्नमेंट एजेंसीज ऑपरेट इज नेसेसरी टू सब्सटेंशियली रिड्यूस करप्शन, कि आपको जज इस आधार पे किया जाएगा, मतलब ईडी को जज उस आधार पे किया जाएगा जब आप एक वास्तविकता के तौर पे ये दिखाएंगे कि भारत का जो करप्शन लेवल है वो कम होता जा रहा है, जो भारत का करप्शन लेवल है वो कम होता जा रहा है, पर वो हो नहीं रहा है। मैंने कहा ना, बढ़ता जा रहा। 2018 में तो फिर नए एक्ट लाए जा रहे हैं, और अभी भी क्या हो रहा है कि ये
ईडी पे भरोसा ही नहीं किया जा रहा है। आज की न्यूज मैंने आपको दिखाई थी फ्रंट में कि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि ईडी को हटाओ, हाई कोर्ट को लाओ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं दिखाते तो है हमने इतना काम किया है, पर वास्तविकता में वो काम दिखता नहीं है, राइट। तो यहाँ से ये आपका डेटा है जो हमने ईडी को तैयार किया और आपने देखा आज की न्यूज में भी है ये, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ईडी का, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है। आइए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको पता ही है आपके जो 3 पेपर हैं उससे संबंधित हमारे पास आपके लिए टेस्ट सीरीज है। अगर आप इंडिविजुअल वे में लेते हैं तो आपको ये मात्र पड़ेगी 2,999 की। अगर आप कॉम्बो प्राइस लेते हैं तो ये पड़ेगा आपको 7,999, यानी कि 3 की 3 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्लस जो गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन हो रहा है, जो एक 5th एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है उससे हो रहा है, और स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं जिसमें आपको पूरा जनरल नॉलेज पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। और प्लस आपको जो हिंदी इंग्लिश के जो पेपर हैं वो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि कंप्लीट कोर्स आपको शेयर किया जाएगा इसके माध्यम से, राइट। ये देखिए इस तरह से ये सारे के सारे हमारे पास जो हमारी एक्सपर्ट टीम है वो कंपाइल करती है डेटा, क्योंकि आप जानते ही हैं अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अगर आप माजिद हुसैन उठाते हैं तो कितनी मोटी बुक है, आप मॉडर्न हिस्ट्री की राजीवेर उठाते हैं तो कितनी मोटी बुक है, लक्ष्मीकांत को उठाते हैं तो कितनी मोटी बुक है। तो इतना समय है नहीं आपके पास, और एग्जाम में हमेशा बात याद रखिएगा, क्या पढ़ना है ये तो इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ऑलरेडी हमने इसमें रिसर्च करी है, उस बेस पे आपको डेटा मिलता है। और यहाँ पर आप देखिए जो आपके जो कॉपी चेकिंग होती है उसके लिए भी हम लाइव आपको वीडियो शेयर करते हैं कि आप जो हम एक जिम्मेदारी अगर लेते हैं तो उसको निभाते हैं, उसके लिए साक्ष्य होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारा का सारा इंग्लिश हिंदी में सारा का सारा सिलेबस आपका कवर किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे हरियाणा जी के लोकल लैंग्वेज में भी, राइट, जो जनरल साइंस है सारा। और देखिए ये है मोद राठी जी, ये आज के समय AETU में सेलेक्ट हो चुके हैं। ये आप देखें ये गोयला क्लासेस में इन्होंने मेंस राइटिंग करी थी, और देखिए मार्क्स देखिए इनके 72 आउट ऑफ 100, यानी कि 70% में इनका सिलेक्शन हो गया है AETU में। तो मार्किंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड की जाती है जिससे कि आप ग्रांटेड ना लें, आप बेहतर हो पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने ज्वाइन करना है। जो भी डेली अपडेट्स होते हैं और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है, राइट। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।